Hi all, I'm CA Nikita Srivastav and today I'm gonna share with you top 10 tips that will definitely gonna help you in for cracking CA exams. चाहे आप CA इंटरमीडिएट लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या CA फाइनल लेवल के लिए, ये टिप्स डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं CA एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऐसा हम सबके साथ होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारी स्ट्रेंथ होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारी वीकनेस होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं, और वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है या हमें अपने स्टडी प्लान में उसमें ज़्यादा टाइम एलोकेट करने की ज़रूरत है। सो बिफोर मेकिंग योर स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, ताकि हम उस अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर कर सकें। टिप नंबर 2, प्रिपेयर योर स्टडी प्लान। ऑब्वियसली आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपके लिए उसका प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ यू वांट टू क्रैक इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल, आपको अपना स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है और उस स्टडी प्लान को आपको बहुत वाइजली बनाने की ज़रूरत है। कोई भी पर्सन आपके लिए आपका बेस्ट स्टडी प्लान डिज़ाइन नहीं कर सकता सिवा आपके, बिकॉज आपको पता होता है कि आपकी स्टडिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है और आप कितने टाइम तक स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे पूरा एक दिन ले, प्लान करें कि आपको अपना फर्स्ट स्टडी प्लान किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपका रिवीजन प्लान होगा और एग्ज़ाम के कितने टाइम पहले तक आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आपको अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर करना है। स्टडी प्लान को प्रिपेयर करते समय आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, जिसमें आप बहुत अच्छे नहीं हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम एलोकेट एंड उसके लिए ज़्यादा रिवीजन्स प्लान करें ताकि एग्ज़ाम में आप उसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। सो दैट इज़ टिप नंबर 2, प्लान योर स्टडी। टिप नंबर 3, कंसिस्टेंसी। बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्लान बनाएं उससे डेली बेसिस पे फॉलो करें और उस प्लान के साथ अपनी कंसिस्टेंट रहें। चाहे आपने अपना स्टडी प्लान 8 घंटे का बनाया हो या दिन में 12 घंटे का या 16 घंटे का, बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहें। और आप उस प्लान के साथ कंसिस्टेंट तभी रह सकते हैं जब आपका स्टडी प्लान रियलिस्टिक होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम अपना स्टडी प्लान बना रहे होते हैं तो हम उसमें 16 घंटे स्टडी प्लान कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं अपने स्टडी प्लान को लेकर। मगर हमें ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्टडी प्लान अपना बना रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि उससे आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकें और उस प्लान के साथ कंसिस्टेंट रह सकें। तो जो भी स्टडी प्लान आप अपने लिए बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहें, तभी आप उस स्टडी प्लान को अचीव कर सकते हैं। तो द 3rd टिप इज़ कंसिस्टेंसी। टिप नंबर 4, रीड स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल। और ये मैं आपको बहुत इंसिस्ट करके बोलूँगी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल हम लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, ज़रूरी है कि आप उनको पढ़ें। चाहे आप किसी भी रैंकर का इंटरव्यू को देखें, वो हमेशा इंसिस्ट करते हैं फॉर रीडिंग एंड सॉल्विंग प्रैक्टिस मैनुअल्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, बिकॉज हम उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो उसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। एंड इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल आपको बहुत राइटली गाइड करते हैं टू राइटिंग स्किल्स फॉर द सिलेबस, किस तरह के आंसर्स इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है, उन सब चीज़ों के लिए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी कोचिंग क्लास के नोट्स पर या रेफरेंसेस बुक पर इतना ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं कि हम लोग स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि हम अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि हमने प्रॉपर पूरा सिलेबस कंप्लीट किया भी है या नहीं।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल पे पूरी तरीके से ध्यान दें। टिप नंबर 5, डोंट यूज़ मल्टीपल रेफरेंसेस बुक। ऐसा मैंने कई जगह नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कई सारी रेफरेंसेस बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज मार्केट में एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे ऑथर्स की रेफरेंसेस बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी होता है, मगर मल्टीपल रेफरेंसेस बुक्स आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप सिर्फ अपनी जो भी कोचिंग क्लासेस आपने ली हैं उसके नोट्स को रेफर कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल एंड स्टडी मटेरियल्स एंड एनी अदर मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट आप उसको रेफर कर सकते हैं, और चाहे तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा रेफरेंसेस बुक्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते भी हैं कि कोई रेफरेंस बुक को रेफ़र करना, तो आप सिर्फ एक रेफरेंस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मल्टीपल रेफरेंसेस बुक डेफिनेटली आपके टाइम को बर्बाद करती हैं और आपके लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं। टिप नंबर 6, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। हम लोगों में से बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम फाइनल एग्ज़ाम्स में जाकर लिखने की कोशिश करते हैं तो हमसे उस तरीके से आंसर्स राइटिंग नहीं हो पाती है जिस तरीके से इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है या जिस तरीके से हम लिखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, मैंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर सही से लिखे थे, फिर भी मेरे नंबर्स नहीं आए। द रीज़न बीइंग कि हम अपने आंसर्स को उस तरीके से नहीं लिखते हैं जिस तरीके से इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है, और हमने एग्ज़ाम में से पहले जो हमारा स्टडी प्लान होता है उसमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होती है, चाहे वो सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल हो या थ्योरिकल। बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर्स की प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस लिख कर प्रैक्टिस करने हैं, पर बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करें, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, एंड यू विल रिमेंबर द स्टेप कि कितना ईज हो जाता है आपके लिए जब आप एग्ज़ाम में उस तरीके से आंसर लिख पाते हैं जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। सो इन योर स्टडी प्लान डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड योर प्रैक्टिस सेक्शन एज वेल। टिप नंबर 7, बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेटजी प्रिपेयर करें, बिकॉज एज वी ऑल नो हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स होते हैं अपने एग्ज़ाम्स को लिखने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि हम 3 घंटे के अंदर वो एग्ज़ाम को प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएँ और उस तरीके से आंसर्स को लिख पाएँ जिस तरीके से हम लिखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं या हम पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, एंड रीज़न होता है कि हमने अपने एग्ज़ाम के लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं की होती है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हैं। सो प्लान योर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। टिप नंबर 8, कई बार हम लोगों के साथ होता है कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। इस एग्जॉस्शन से बचने के लिए एक तरीका ये है कि आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स की एक साथ प्रिपरेशन करें। चाहे तो आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को उस प्रिपरेशन में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस भी बना रहेगा और आपको स्टडी करते हुए बोरियत फील नहीं होगी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल करते करते ही बहुत बोर हो जाते हैं या एक सब्जेक्ट या एक टाइप की चीज़ को पढ़ते हुए बहुत बोर हो जाते हैं। इसलिए कुछ टाइम आप थ्योरी सब्जेक्ट के लिए अपने दिन में एलोकेट करिए, कुछ टाइम आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए एलोकेट करके रखिए। उससे क्या होगा, आपको बोरियत भी फील नहीं होगी और आपके सब्जेक्ट्स एक साथ 2 सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर होते जाएंगे। तो दैट इज टिप नंबर 8। टिप नंबर 9, प्रिपेयर क्विक नोट्स एंड हाईलाइट टेक्निकल वर्ड्स। ये टिप आपको ज़्यादातर हेल्प करेगी थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेकर। बहुत ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप साइड में, चाहे तो आप बुक के साइड में या किसी अलग नोटबुक में अपनी क्विक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब आप स्टडी कर रहे हो
तो साथ ही साथ में आप या तो हाइलाइटर से या पेन की हेल्प से कुछ टेक्निकल वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो जिस टाइम पर आप स्टडी कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि आप क्विक नोट्स प्रिपेयर कर लें और साथ ही साथ में टेक्निकल वर्ड्स को हाईलाइट कर लें। क्विक नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरा ही सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएँ। और ऐसा नहीं है कि आप क्विक नोट्स बनाने के लिए अलग से कोई टाइम अलोकेट करेंगे। तो इट्स बेटर कि जब आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं और जब आप अपना स्टडी कर रहे हैं साथ ही साथ में आप अपना क्विक नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवीजन करना होगा। एंड जो भी टेक्निकल वर्ड्स आपने हाईलाइट किए हुए हैं, आप जैसे ही उनको देखेंगे एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवीजन करते समय, तो वो टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रहेंगे और आप उन्हें एग्ज़ाम्स में भी लिख पाएंगे। सो दैट इज टिप नंबर 9। देन द लास्ट टिप नंबर 10, मेंटेन योर हेल्थ एंड स्लीपिंग टाइम। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को करते करते हम इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम प्रॉपर स्लीप लेना भूल जाते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और इससे क्या होता है, हम मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली स्लीप लें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, ताकि एग्ज़ाम में आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ और एग्ज़ाम के पहले आप बीमार ना पड़ें। सो आई होप आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी होंगी और आपको ये टिप्स ज़रूर काम आएंगी आपके सीए एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।